नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आपने भी शायद देखा होगा एक वीडियो जिसमें एक युवा इन्फ्लुएंसर दावा करता है, इस स्टॉक में लगाओ, 1 महीने में पैसा डबल हो जाएगा। लाखों व्यूज, हजारों लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़। जी हाँ, धन्यवाद भाई, आपने तो जिंदगी बदल दी। लेकिन अगली क्लिप में वही इन्फ्लुएंसर कहता है, डिस्क्लेमर है भाई, रिस्क तो है ही मार्केट में। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं तो सलाह क्यों दे रहे हो? भारत में करोड़ों लोग आज पहली बार निवेश कर रहे हैं, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से उन्हें जागरूक होना चाहिए था, वहीं से अब झूठी उम्मीदें और फर्जी सलाह दी जा रही है। हाल ही में सेबी ने 2 यूट्यूब चैनल्स बापफ चार्ट और प्रॉफिटेबल चार्ट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। वजह, सेबी के मुताबिक इन चैनल्स ने बिना रजिस्ट्रेशन के निवेश की सलाह दी है, भ्रामक वीडियो बनाए हैं और फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो का फायदा उठाया ताकि लोग बिना सोचे समझे निवेश करें। अब सेबी ने इन लोगों को करीब 17 करोड़ रुपए का गैर कानूनी लाभ कमाने का दोषी पाया और इसे निवेशकों से वसूले गए पैसे की लूट भी बताया है। लेकिन सोचने वाली बात यहां पर यह है कि जब तक कार्रवाई होती है तब तक तो लाखों लोग अपना पैसा गंवा चुके होते हैं। इन यूट्यूब चैनल्स की पहुंच लाखों लोगों तक है और यही यूट्यूब आज नए जमाने की निवेश यूनिवर्सिटी बन गया है, जहां डिग्री नहीं बस कैमरामैन और माइक चाहिए होते हैं। अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या यूट्यूब का गुरु ज्ञान आपको अमीर बनाएगा या आपकी जेब साफ करेगा? सेबी की चेतावनियां हैं, लेकिन क्या वो काफी है या जरूरत है अब कुछ और ठोस कदमों की? आइए आज के इस एपिसोड में हम इसी पर बातचीत करेंगे, पर्दाफाश करेंगे डिजिटल दलालों का जो सलाह के नाम पर चलाते हैं ऑनलाइन जुआ। सेबी की कार्रवाई अगर हम देखें अभी तक तो शेयर मार्केट से जुड़े करीब 17,000 फर्जी वीडियो हटाए गए हैं। हर महीने करीब 5,000 वीडियो की जांच यहां पे की जा रही है। 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को फर्जी निवेश सलाह से नुकसान हुआ है, ये डेटा सामने आया है। सेबी ने 1600 फर्जी कॉलर्स के नंबर्स बंद करने के लिए आदेश भी दे दिए हैं। अब सेबी के आदेश के बाद फर्जी कॉलर्स पर टेलीकॉम विभाग की कार्रवाई, पुलिस को भी यहां पर फर्जी कॉलर्स की जानकारी दी गई है इस पूरी कार्रवाई के तहत। आखिर सेबी की कार्रवाई का असर कितना गहरा है? क्या ये यूट्यूब फ्रॉड का सच सामने लाने के लिए काफी है? कुछ बड़े सवाल जो आपके स्क्रीन पर भी इस वक्त फ्लैश हो रहे होंगे। क्या आपने भरोसा किया यूट्यूब पर और गवा बैठे हैं सालों की कमाई? क्या लाइक्स और सब्सक्राइब्स तय करेंगे आपका फाइनेंशियल फ्यूचर? क्या कार्रवाई कर रहे हैं सेबी वो काफी है? आपके साथ धोखा हो तो आप कहां जाएं? कैसे समझें कौन है फर्जी और कौन है असली जानकार? चलिए आपको मिलाती हूं अपने पैनलिस्टों के साथ। प्रांजल कामरा मेरे साथ है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और एजुकेटर हैं। एडवोकेट डॉक्टर प्रशांत माली, साइबर लॉ एंड डेटा प्रोटेक्शन एक्सपर्ट हैं। ऋषिकेश कुमार, लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड बैंकिंग एक्सपर्ट। और फिरोज अजीज, मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है इस बेहद खास पेशकश में। पहले कानूनी दांवपेच समझते हैं ऋषिकेश जी, इसीलिए मैं आपके पास आती हूँ। हम जानते हैं हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सख्त रेगुलेटर है जो बहुत बारीकी से नकेल कसे हुए है, तमाम गतिविधियों का ट्रैक रखता है। लेकिन जो मामले हर वक्त आते हैं उससे यही सवाल उठता है ऋषिकेश कि क्या ये सख्ती काफी है? क्या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह रही है? हम जानते हैं हम एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसे कंट्रोल में लाना, जिस पर निगरानी रखना नामुमकिन अगर नहीं मैं कहूं तो बहुत मुश्किल ज्यादा है। लेकिन जितने कानून बन रहे हैं या जितनी कवायदे की जा रही हैं, क्या वो काफी है? क्या कुछ नाकाफी पड़ रहा है ऋषिकेश? देखिए, आपका जो ये सवाल है वो बहुत वाजिब है, क्योंकि 1992 में जब सेबी एग्जिस्टेंस में आया विद दी हर्षद मेहता स्कैम, उसके बाद से इनिशियली तो जो रेगुलेटरीज थे, जो रेगुलेशंस वगैरह देखते थे, इंटरमीडियरीज थे, उन पे नकेल कसने की बात आई कि वहां पे जो चीजें फ्रॉड हो रही हैं उनको जो है चेक किया जाए। सेबी का पूरा पूरा ध्यान उन सब चीजों पे था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई, उससे जो है, जो ये सो कॉल्ड आप ये कहिए कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर आए मार्केट में, उसके लिए सेबी ने सब्सिक्वेंटली 2020 में पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशंस 2020 और एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड फ्रॉड, अब ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड फ्रॉड जो है वो पूरा यूनिट जो है
अब सेबी का बहुत एक्टिव हुआ है और एक इसमें रेगुलेशंस भी आया है कि जो फ्रॉडलेंट अनफेयर ट्रेड हो रही है थ्रू दी यूट्यूब और इन जो ये सजेशंस देते हैं, रिगिंग करते हैं, उसके लिए भी जो कानून में बदलाव आया 2003 के में आया, फिर उसके बाद 2009 में आया, 2013 और 2020 में। तो अब पूरा पूरा फोकस जो इनिशियली जब मैनुअल जब होता था ये सारी चीजें रिगिंग वगैरह, तो उसमें सेबी, पुलिस, ये सारे इन्वॉल्व होते थे। अब जब ये ऑनलाइन होना शुरू हुआ, तो अब इस पे मॉनिटर किया जा रहा है अंडर द रेगुलेशन, दीज रेगुलेशन व्हिच हैज बीन फॉर्मुलेटेड सब्सिक्वेंटली बाय सेबी. They are being given notices, they are being checked, they are being given the information is given to the police कि भाई इनको ये करो, इनको रोको, और इन पे पेनल्टीज भी लगाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये फैल रहे हैं, अब मानिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक यूट्यूब चैनल है, उसने कल शुरू किया एंड उसने रिगिंग शुरू कर दी। 4 लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि पर्टिकुलर एक जो शेयर है या फिर पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है, इसके शेयर्स आप खरीदिए, एंड पीपल उनके झांसे में आके वो शेयर्स खरीदते हैं। अब ये बंदा जो है, ना तो इसके लाइसेंस्ड है, ना ही इसने कोई जो है एक्सपर्टीज है। अब इसको या तो कॉमन अवेयरनेस के द्वारा अगर हम इनको उस पोर्टल पे जाके शिकायत करते हैं, चाहे साइबर के पोर्टल पे जाके शिकायत करते हैं, चाहे सेबी के उस पे जाके शिकायत करते हैं, तो बहुत डिफिकल्टी इसमें हो रही है कि उनको ट्रेस करना, उनको आइडेंटिफाई करना और उस पर एक्शन लेना। लेकिन फिर भी काफी कोशिश इसमें की जा रही है, और थोड़ा थोड़ा जो है, जैसे कि आपने अभी बताया है अपने प्रोग्राम के शुरुआत में कि 17,000 के आसपास ऐसे यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है, इसके उस पर कार्रवाई हो रही है। तो इस तरीके से अब जाके सेबी इन चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा इम्फेसिस डाल के इनको चेक करने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी अभी आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो नाकाफी हैं, और ये नाकाफी इसलिए हैं कि जो इनका जो जिस तरीके से ये आगे स्प्रेड कर रहे हैं और जो ये तरीका अपना रहे हैं, वो वहां पे एक एक चीज को आइडेंटिफाई करके उन पे चेक करना जो है थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। बिल्कुल, और इसी बात का फायदा भी उठाया जा रहा है। प्रशांत, आपके पास मैं आऊंगी। साइबर फ्रॉड का टैग हम किस तरह के फर्जीवाड़े को दे सकते हैं अब इसमें से? देखिए, अभी जो स्टॉक मार्केट ऐप फ्रॉड जो हो रहे हैं, जिसमें आपको एक बेहद ही फ्रॉड ऐप दिया जाता है, जो आप अपने मोबाइल से डाउनलोड एपीके फाइल्स दी जाती है, और उसमें आपको फर्जी स्टॉक्स दिए जाते हैं, और इसमें करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स लोग डाल रहे हैं, और इसमें बड़ा बड़ा लुभावना सा रिटर्न्स के लिए बोला जाता है। ये करते समय ये इन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बना देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में उन्हीं के बंदे होते हैं जो बताते हैं कि आज हमने इतना पैसा 20% कमा लिया, 30% कमा लिया। इसके द्वारा इन्हें ठगा जाता है। और ट्रेनिंग किससे देते हैं? ट्रेनिंग यही वीडियोस जो यूट्यूब में पड़े होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनसे दिया जाता है। तो साइबर फ्रॉड स्टॉक मार्केट फेक ऐप द्वारा किया जाता है, और ये ऐप इजीली डार्क वेब में अवेलेबल है, इजीली नॉर्मल आपको वेब पे भी ये मिल जाएगा। और ये जो लोगोज यूज करते हैं वो किसी न किसी को इम्पर्सोनेट करते हैं। बड़े नाम जैसे कि ब्लैकस्टोन हुआ, एंजल इन्वेस्टमेंट हुआ, ये बड़े बड़े नाम जो होते हैं उनको ये आइडेंटिटी थेफ्ट करती है इनकी, पर इनके नाम पे ये चीटिंग करते हैं। इसमें बड़े बड़े लोगों ने पैसा डाला, क्योंकि ये इतनी अच्छी तरीके से वेबसाइट्स बनाती है इनकी, और इतनी कन्विंसिंगली कन्विंस करते हैं लोगों को कि लोग करोड़ों रुपए, मेरे पास तो सबसे बड़ा मामला है वो 26 करोड़ का है, और 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ऐसे कई सारे मामले, और इनको जस्टिस नहीं मिल रहा। इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लिए हैं दिल्ली, मुंबई, पुणे, सब जगह पे, और ये किससे करे? तो फाइट, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो ये पैसा है वो चला जाता है कंबोडिया में या फिर दुबई में। तो जो पकड़ते किसको है? पुलिस पकड़ती है म्यूल अकाउंट होल्डर्स को। और जो अभी ये कंबोडिया या इनके जो सरगना है, जो थाईलैंड, कंबोडिया, दिल्ली में बैठे हैं, उन्हें तो अभी तक कोई पकड़ने नहीं पा रहा। इस तरीके से होता है। मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जो ये यूट्यूब चैनल्स हैं, जब भी या इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के जो हैंडल्स है, इनको जब वेरीफाई किया जाता है तो ये सेबी से रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये अगर चेक करके वेरीफाई किया जा सके, ये एक रूल अगर सेबी लेके आए कि ये जो फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको
आप वेरीफाई करते समय अगर सेबी से पहले एक पूछा जाए कि क्या ये रजिस्टर्ड है और फिर इनका वेरिफिकेशन दिया जाए, तो मुझे लगता है एक और कंट्रोल बढ़ा देने से एक काफी फ्रॉड्स हमारे यहाँ पे कम हो जाएंगे। प्रांजल, एक तो ये बताइएगा कि किस तरह की डिटेल्स आपको देना ज़रूरी है अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल देख रहा है, और फिर अगर आप रजिस्टर्ड हैं उसमें भी क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि बाकायदा गाइडलाइंस दी गई हैं कि आप इतना कर सकते हैं, आप रिटर्न्स के प्रोमिसेस नहीं कर सकते हैं, आप रिकमेंडेशंस नहीं दे सकते हैं। क्या खाके के अंदर आता है, क्या क्या नहीं आता है, इसकी जानकारी दीजिए। जी कविता, तो पहली चीज जो व्यूअर्स को ध्यान रखनी है वो ये कि अगर वो इक्विटी, F&O, ट्रेडिंग वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट है और वहां अगर कोई भी यूट्यूबर या कोई भी सोशल मीडिया में आपको फिक्स्ड रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहा है, हफ्ते का 1%, महीने का 4%, साल का 50%, तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, ये मान लेना है कि वो स्कैमर है, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। अलाउड क्या है? जहां रेट ऑफ रिटर्न मैन्युफैक्चरर ने बताया है आप वो बता सकते हो। जैसे अगर कोई बैंक बोल रहा है हमारी एफडी पे 7% मिलेगा, आप वो बता सकते हो। लेकिन शेयर्स म्यूचुअल फंड में कोई मैन्युफैक्चरर तो बोलता नहीं है कि हमारा शेयर, हमारा म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न देगा। इसीलिए कोई इंटरमीडियरी भी, कोई एडवाइजर भी किसी भी तरह का कोई रिटर्न प्रॉमिस नहीं कर सकता। अगर आप किसी को ये प्रॉमिस करता हुआ सुन रहे हो, बहुत अच्छा है, आपका काम आसान हो गया, वो एक स्कैमर है। इसके अलावा जो आपने डिस्क्लेमर्स, डिस्क्लोजर्स की बात की, तो समय समय पे जब भी आप पब्लिक से कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपको डिस्क्लेमर्स देने हैं कि आप रजिस्टर्ड हो, कब से रजिस्टर्ड हो, क्या आपकी रजिस्टर्ड एंटिटी है। इसके साथ आपको आप फ्रंट रनिंग नहीं कर सकते। फ्रंट रनिंग यानी ऐसा नहीं कर सकते कि आज आपने एक शेयर ले लिया और कल उसको पंप करने के लिए पब्लिक को बता दिया। ये कुछ एएमसी पे इस तरह के कुछ केस हुए पिछले कुछ सालों में। तो ये दो चीजों को सेबी बहुत सीरियसली लेता है, डिस्क्लोजर्स प्रॉपर है कि नहीं, और दूसरा आप फ्रंट रनिंग पब्लिक पे अपने शेयर्स डंप नहीं कर सकते। आपने कोई शेयर 100 रुपए पे लिया, टीवी पे लोगों के सामने आके सोशल मीडिया पे 1000 लोगों को बोल दिया, वो शेयर 200 रुपए हो गया, आप निकल गए। इसको सेबी बहुत सीरियसली लेता है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो टीम है उनके पास भी प्रॉपर क्वालिफिकेशंस हो। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी बुलाए और उसको रिसर्च रिपोर्ट आपने बनवा ली। तो आपकी रिसर्च टीम की क्वालिफिकेशन भी, जब आप अपने क्लाइंट्स को रिसर्च रिपोर्ट्स देते हो तो उनकी क्वालिफिकेशन, उनके पास उनकी पोर्टफोलियो क्या है, उनके पास ये स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में है या नहीं, ये भी बहुत जरूरी। फिरोज, मुझे आपसे यही समझना है, क्योंकि आप शेयर मार्केट से भी जुड़े हुए हैं, आप हर तरह के क्लाइंट्स आपके पास हैं, उनके साथ आप काम करते हैं बैठकर। देखिए, इन्वेस्टर का बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी होता है, और कहीं ना कहीं यही बात है जिसका फ़ायदा ये तमाम स्कैमस्टर्स जो हैं वो उठा लेते हैं। जैसे कि फोमो का जिक्र हुआ है, जो वीडियोस भी अभी हटाए जा रहे हैं उसमें रिटर्न्स के प्रोमिसेस किए गए थे, झटपट आपको अमीर बना देंगे, जल्दी मुनाफा, रातों रात शॉर्टकट में आपकी कमाई हो जाएगी, इस तरह के झांसे बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। मुझे समझना है आपसे कि क्यों ये दावे गलत हैं। कैसे हम ये समझें कि जो आदमी हमें ऐसे प्रोमिसेस कर रहा है वो गलत प्रॉमिस कर रहा है, उसके पीछे हमें मार्केट के फंडामेंटल्स और जो भी स्टॉक बताया जा रहा है, कंपनी बताई जा रही है, उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। कैसे आप समझाएंगे इसको फिरोज? कविता जी नमस्कार। जैसे आपने सही फरमाया कि लोग रिटर्नों का वादा करते हैं, ये गलत क्यों है? देखिए, संभावना के आधार पे एक शेयर या तो फिर ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। आपको अगर टॉस ऑफ कॉइन ही करना था, तो अगर समझो कि एक स्कैम मैंने 2012-13 में अनअर्थ किया था, तब भी व्हाट्सएप पे जब जब चालू हुआ था, उन्होंने क्या किया, 1000 लोगों को बोला कि ऊपर जाएगा शेयर, दूसरे 1000 को बोला कि नीचे जाएगा शेयर। तो अगर ऊपर चला गया तो उन हजारों पे फोकस किया जहां पे शेयर ऊपर गया था। फिर 500 लोगों को बोला कि ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। तो ऐसा किया कि 10 कॉल उन्होंने सही दे दी 50 लोगों को। अगर 50 लोगों को सही कॉल मिल गई, वो तो इनको भगवान मानने लग गए। तो हमेशा ये मान के चलें कि आपको जो एडवाइस मिल रही है, शायद दूसरी ऑपोजिट एडवाइस किसी और को मिल रही होगी टेलीग्राम ग्रुप में। तो ऐसे साबित किया कि मैंने 10 कॉल आपको सही दिए हैं, अब आप मेरे क्लाइंट बन जाए, और आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन फी ₹1,00,000 लगते हैं। तो आपने क्या किया, 50 लाख रुपए कमा लिए, कुछ नहीं किया, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का प्रयोग किया। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि इनोवेशन करप्ट माइंड में जरूर आएगा। आपको ये देखना है कि भाई आपके पास अगर रिसर्च की वक्त नहीं है तो म्यूचुअल फंड है, पॉइंट 1।
पॉइंट टू सेबी कह क्या रही है, एक दो किस्म के लोग हैं, एक तो है इन्फ्लुएंसर, दूसरे हैं क्रिमिनल्स। क्रिमिनल की तो बात ही ना करें, क्रिमिनल को पकड़ना फिर भी आसान है, और अगर इंसान क्रिमिनलों के झांसे में घुस रहा है तो सिर्फ लालसा की वजह से जा रहा है। दूसरे हैं इन्फ्लुएंसर। सभी कह रही है भाई जो आप एजुकेशन करना चाहते हो तो एजुकेट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, बट रजिस्टर कर लो। स्टॉक के अगर आप बात कर रहे हैं एजुकेशन पर्पज से, तो रियल टाइम लाइव डेटा मत लो। आप अगर जैसे आनंद राठी वेल्थ लिस्टेड कंपनी हमारी, तो अगर आनंद राठी वेल्थ के बारे में टिप्पणी कर रहे हो तो आज का शेयर प्राइस ना लो, 3 महीने पहले का शेयर प्राइस लो। तो एजुकेशन पर्पस के लिए आपको लाइव डेटा की क्या जरूरत है, ये कहता है सभी का सर्कुलर। तीसरा कहता है भाई अगर आप म्यूचुअल फंड चला रहे हो तो आप ऐसे लोगों से टाई अप ना करो जिनकी रजिस्ट्रेशन ना हो। म्यूचुअल फंड वालों को ये वार्निंग दी गई है। भाई आप कोई क्रीम थोड़ा ना बेच रहे हो कि जिसके पास 10 लाख फॉलोअर है उनके पास आपने क्रीम थोड़े पैसे देके क्रीम प्रमोट कर ली अपनी। म्यूचुअल फंड प्रमोट कर रहे हैं, तो सभी कहता है भाई एएमसी वाले भाई साहब हो बहनों, आपने टाई अप नहीं करना है जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। गलत क्या कह रहा है सभी? So all I'm saying is anybody who's a genuine influencer, this is the biggest opportunity because it is separating the nice guys from the worst guys. क्रिमिनल्स को बचने के लिए आपको अपनी लालसा को कंट्रोल। मैं और कहीं जाऊं, मेरी बहन ने टेलीग्राम ग्रुप में 4-5 लाख रुपए को है, 2 महीने पहले की बात है। मैंने ये भी दिया, मैं इतना समझा चुका हूं भाई तेरा तो भाई काम करता है इस इंडस्ट्री में, फोन कर लेती, राइट। 4 लाख रुपए 4.5 लाख रुपए मैंने क्रिमिनल कंप्लेंट डाली हुई है। वो फ्रॉडों से बचने के लिए तो आपको अपनी लालच को कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरी बहन भी उस झांसे में चली गई। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज सेपरेटिंग द राइट इन्फ्लुएंसर्स फ्रॉम द रॉन्ग वंस। अब और क्या कुछ किया जा सकता है, क्या क्या सख्तियां बरती जा सकती है? ऋषिकेश, आपने अपने शुरुआत के जवाब में कहा कि बहुत कुछ और किया जा सकता है, थोड़े से ग्रे एरियाज हैं। कैसे आप निवेशकों के हितों को और बचा सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, कड़ाई बरत सकते हैं? रियल टाइम सुरक्षा की अगर मैं बातचीत करना चाहूँ, सवाल पूछना चाहूँ, तो क्या मुमकिन है सेबी के लिहाज से? क्या इस तरह का कोई कानून बन सकता है? जी देखिए, इसमें जो अभी नया जो ये शुरू हुआ है, जो ऑनलाइन तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप बना के या फिर जो है इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, इवन कि लिंक्डइन पे भी अब लोग जो है इस तरीके के, तो जब जो रेगुलेशंस बनाई हुई है सेबी ने, सेबी प्रोहिबिशन एंड फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन एक्ट 2003, उसमें 3 चीजें कवर करी हैं। एक तो रिगिंग, सर्कुलर ट्रेडिंग और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। तो जो ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट है उसको थोड़ी सी और स्ट्रिंजेंट करनी पड़ेगी, और इसके जो पीनल प्रोविजंस में इतना स्ट्रिंजेंट होना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आया है और वो नॉलेज में, तो उस पर एक तुरंत कार्रवाई टाइम बाउंड मैनर में। और दूसरा जो है, इसमें अभी क्या हो रहा है कि अगर वो पकड़े भी जा रहे हैं तो उनके ऊपर जो है ऐसी धाराओं में केस दर्ज होता है जिससे कि उसको तुरंत जो है बेल मिल जाती है और बाहर आ जाते हैं। लेकिन इट हैज टू बी नॉट ओनली द न्यू भारतीय न्याय संहिता में और सेबी के रेगुलेशंस में, बट ऑल्सो इट हैज टू बी इनटू द फ्रेमलाइन ऑफ द सेबी वेयर द पनिश। चलिए, ये काफी कुछ किया जा सकता है, लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल प्रशांत जो मुझे आपसे पूछना है, अब ये जो धोखाधड़ी होती है, फर्जीवाड़े होते हैं जिसमें कोई विक्टिम बन जाता है, जाके शिकायत भी करता है। ऋषिकेश ने भी मेंशन किया है कि आप बिल्कुल तुरंत प्रभाव से जो है आप कंप्लेन अपनी दर्ज करें, आपके पास रेगुलेटर है जो इसका ख्याल रखेगा। लेकिन ये कंप्लेन का निवारण होने में कितना समय लग जाएगा? फिरोज, क्या आपकी बहन को पैसे मिले हैं वापस शिकायत दर्ज करने के बाद? बिल्कुल नहीं कविता जी, मैंने तो उल्टी थोड़ी पहुंच भी लगा ली, बिल्कुल नहीं मिले। बिल्कुल प्रशांत, तो ये इकलौते फिरोज की प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने पैसे बस गवा दिए हैं और मेरे ख्याल से अब उम्मीदें भी छोड़ दी होंगी उन्होंने कि कभी मिल पाएंगे उनके पैसे। एग्जैक्टली तो ये जो हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म है, इस मामले में हमने देखो डिजिटल इंडिया बना लिया, हमने बड़े बड़े स्टॉक्स के लिए स्टॉक्स इन्वेस्टर्स तैयार किए, फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर्स, ब्ला ब्ला सब कुछ कर लिया हमने। लेकिन जब फ्रॉड होता है तब उन्हें हम जो जस्टिस देना चाहिए, वो जस्टिस देने वाला मैकेनिज्म आज घड़ी में इंडिया में पूरी तरह से फेल है। किसी को पैसा तभी मिलता है जब आप 1930 पे फोन करते हो, वो भी तुरंत, और किसी सामने वाले टारगेट अकाउंट में पैसा ब्लॉक होता है तो फर्स्ट टाइम। सेकंड,
अगर कोई ऐसा म्यूल अकाउंट होल्डर अरेस्ट हो जाता है और उससे कुछ कैश बरामद होती है तो ही पैसा मिलता है, वरना तो केस 3-4 साल चलते रहने वाली है और पैसा तो मिलना एकदम ही ब्लिंक पॉसिबिलिटी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सारा पैसा जो ये फर्जीवाड़ा का होता है, ये प्रॉपर चैनल से बाहर चले जाता है और हम बाहर के सरगनाओं को पकड़ नहीं पाए। अभी इंटरपोल की एक सिल्वर नोटिस का स्कीम आया है जहां पे हम जो सरगना बाहर होते हैं उनके एसेट्स आइडेंटिफाई करके उसे हम ब्लॉक करना शुरू कर रहे हैं। अभी ये शुरुआत हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ हमें इसमें पाना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें और अवेयरनेस फैलाना चाहिए, जैसे कि रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग कैसे? कि आप cybercrime.gov.in में आप अभी सस्पेक्ट भी रिपोर्ट कर सकते हो, क्राइम ही नहीं सस्पेक्ट भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। वहां कीजिए। संचार साथी का जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, उसमें वो चक्षु ऐप है, उसमें आप मोबाइल नंबर रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये आपको लुभावने ऐसे स्टॉक मार्केट के मैसेजेस भेज रहा है, ये टिप दे रहा है, या 1 के 4 हो जाए ऐसे प्रॉमिस कर रहा है। तो वहां पे आप उसकी स्क्रीनशॉट निकाल के अपलोड कर सकते हैं मोबाइल में, बस 5 मिनट लगता है। मैं तो डेली 2-4 लोगों को रिपोर्ट कर ही देता हूँ, उससे वो उनका मोबाइल ब्लॉक कर देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जन जागृति होगी वैसे वैसे हम इन पे हमला कर पाएंगे। और चौथा और इम्पोर्टेंट मैं ये कहना चाहता हूं कि यूट्यूब को भी जब ये फिन इन्फ्लुएंसर्स को या ऐसे जो चैनल्स को ये वेरीफाई करता है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा चैनल है तो रिपोर्ट फ्रॉड का ऑप्शन होना जरूरी हो गया है। अगर हम फ्रॉड रिपोर्ट कर पाए ऐसे चैनल्स पे, ऐसे ट्विटर अकाउंट्स पे, बिकॉज ट्विटर में भी ये फ्रॉड चल रहा है, लिंक्डइन पे भी चल रहा है, इंस्टाग्राम के रील में भी चल रहा है। जब तक हम रिपोर्ट नहीं करने लग जाते और ये रिपोर्ट को ये एक्चुअल भाव नहीं देते हमारे रिपोर्ट को, तब तक ये फ्रॉड बढ़ता रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रशांत जी जागरूकता की भी कमी है, क्योंकि जिन लोगों का जिक्र आप कर रहे हैं उनके पास अगर कोई प्रोफेशनल आके बोले कि मैं साल का इतना चार्ज करूंगा, मुझे अपना पोर्टफोलियो दे दीजिए, मैं आपको इतने से इतनी उम्र तक आपको सारी सुरक्षा दे दूंगा, इंश्योर करूंगा, उनके पास वो जाते हैं नहीं। ठीक है, उनका दोस्त रेकमेंड कर दिया, कोई रील फॉरवर्ड कर दी, कुछ फॉरवर्ड कर दिया, वहां झट से वो डाल देते हैं पैसा। तो कहीं ना कहीं देखिए जागरूकता और समझ की ही कमी है। इस तरह के शोज लगातार हम भी करते रहते हैं चैनल पे और लोगों से बात भी करते, तब समझ में आता है कि लोगों में समझ ही नहीं है। प्रांजल, आपके पास मैं आऊंगी क्योंकि लाइक्स और सब्सक्राइब्स का खेल वाकई कमाल है। मुझे आप ये बताइए प्रांजल, आप अगर कोई इन्फ्लुएंसर यहाँ पे स्टॉक टिप्स ना दे, रिकमेंडेशन ना दे, तो उनकी लाइक सब्सक्राइब्स तो कम हो जाती होंगी, आपकी कमाई पर आ जाती होगी, फिर ऐसा खेल है पूरा? बिल्कुल फर्क पड़ता है। मतलब अगर मैं चाहूं कि मेरे को व्यूज नहीं आ रहे और मुझे आज 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज चाहिए, तो बहुत सिंपल है, मैं कुछ ऐसा थंबनेल या टॉपिक बना दूं कि मैंने एक 5 रुपए का शेयर आइडेंटिफाई किया है जो 6 महीने में 50 रुपए होगा, और वो कुछ ही महीनों में जो मैंने इतनी मेहनत वाले वीडियोस बनाए वो सबसे आगे निकल जाने वाला है। तो डेफिनेटली शॉक और जल्दी अमीर होने वाला चीज डेफिनेटली सेल्स, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो जो प्रशांत सर कह रहे थे तरीका, एक मैं इसमें डेटा और देना चाहता हूं। आपने बताया कविता 17,000 वीडियोस ब्लॉक हुए। हम एक साइबर एक्सपर्ट एजेंसी की मदद लेते हैं, सिर्फ मेरे हर महीने 4,000 फेक अकाउंट्स बनते हैं, सिर्फ मेरे। तो आप सोचिए 20, 30, 50, 100 ये जो वेल नोन स्टॉक मार्केट के फेसेस होंगे, कितने लाखों अकाउंट उनके बन रहे हैं, ब्लॉक किए जा रहे हैं। एंड आई थिंक हम ना ये स्कैमर्स के पीछे जाते हैं, जो कोई दुबई में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। आई थिंक इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेटफॉर्म्स की भी आती है, मेटा हो, यूट्यूब हो, क्योंकि क्या होता है ये स्कैमर्स वेल नोन फेसेस के नाम से एड चलाते हैं और वो एड में कमीशन कौन कमा रहा है? ये प्लेटफॉर्म्स। यानी स्कैम एड से डायरेक्टली मेटा और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पैसा कमा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनता है कि अगर आपके साथ स्कैम हुआ है, आप डायरेक्टली कोर्ट पे उन्हें भी पार्टी बनाइए। जब ये मल्टी लेवल स्केल पे होने लगेगा और ये अदालतों के ध्यान में आएगा कि कितनी सारी सिचुएशंस में ऐसा हो रहा है कि मेटा और यूट्यूब ही वो प्लेटफॉर्म्स थे जो स्कैम्स को इनेबल कर रहा है, तो ये प्लेटफॉर्म्स जागेंगे और ये अपने फ्रॉड डिटेक्शन मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्गर करेंगे। मैं कहीं पढ़ रहा था कि पिछले कुछ सालों में इनफैक्ट मेटा ने अपनी स्कैम डिटेक्शन टीम में ले ऑफ्स किए हैं, यानी टीम को कम कर दिया गया है। तो ये लोग प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में इनोसेंट इन्वेस्टर्स का जो लॉस हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देते और उल्टा स्कैम अकाउंट से पैसे कमाते हैं। तो इनको भी पार्टी बनाना बहुत जरूरी है, और तब आई एम श्योर ये प्लेटफॉर्म्स खुद ही बहुत अच्छी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज बन के
ये स्कैमर्स का धंधा कम कर सकती है। फिरोज, अब जिस तरह से मामला समझ में आ रहा है, क्या आपके मुताबिक परहेज करना चाहिए क्या पूरे सोशल मीडिया से ही, यूट्यूब हो या बाकी कुछ हो? आपके पैसों की बात हो रही है, गाड़ी कमाई की बात हो रही है, पूरा परहेज कर दें, इसको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से बाहर ही निकाल दें क्या? नहीं, आई थिंक पूरी तरह से बाहर ना निकालें। देखिए, अगर आप वो अपनी रैशनैलिटी प्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए जैसे प्रांजल साहब हैं, यूट्यूब पे होंगे, इंस्टा पे होंगे, राइट? उनका जो ओरिजिनल अकाउंट है उसको बिल्कुल ही ना देखने की क्या लॉजिक बनती है? अगर आपने अपना दरवाजा बंद नहीं किया तो फिर चोरी होगी। सो मेरे हिसाब से पूरा बैन नहीं करना चाहिए। आपको अपनी जजमेंट अप्लाई करनी चाहिए। आपको अपनी लालसा को कंट्रोल करना चाहिए। एजुकेटिव वीडियोस हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है। कोई आई पर्सनली थिंक सेबी रजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत एजुकेशन की भी है। इतनी आज आप देख रहे हैं एसआईपी के आंकड़े आते हैं 26,600। हम ये नहीं कह सकते यार सोशल मीडिया का कोई रोल नहीं था इसमें। बहुत रोल था। आज दसियों साल से एएमसी स्ट्राइक कर रही है और कर नहीं पा रही है कि भाई आज की डेट में इंडियन रिटेल म्यूचुअल फंड को सेविंग प्लेटफॉर्म मान रहा है, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म भी नहीं मांग रहा है। सो आई थिंक एजुकेटिव पर्पस के लिए सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि उसमें 2-3 मिनट की वीडियो होती है। किसी को नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच कर लेंगे भले ही शो। आज आप आधा घंटे का शो फाइनेंशियल सर्विसेज पे किसी को दिखाते हैं तो 15 मिनट से 10 मिनट से आते नहीं देते। So social media has given very powerful content in short bouts, which is what Gen Z is ready to consume. Please इसको write off ना करें, इसको रेगुलेट करें। वही सेबी कर रहा है, सेल्फ रेगुलेट भी करें और रेगुलेटर पे विश्वास भी करें। और सबसे परहेज करना भी, यार अगर वेट बढ़ रहा है तो मैं खाना पूरी तरह से तो बंद नहीं करूंगा, राइट? शायद शुगर लेना बंद कर दूं, नमक कम कर दूंगा। So that's what I think you should do with social media. चलिए, तो मामला यहाँ पर एक तरह से दो धारी तलवार है। इसकी ज़रूरत भी है आपको, लेकिन साथ में सावधानी भी आपको बरतनी होगी, और सारी बात जो है कुल मिलाकर आपके ऊपर आ जाती है, आपकी वित्तीय साक्षरता पर आ जाती है। और हाँ, जिस तरह से सेबी एक के बाद एक सख्ती बरत रहा है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आपके हितों में कानून भी खड़ा है और रेगुलेटर भी खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इस खास चर्चा में आपने शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी इस खास एपिसोड में इजाज़त दें आज। नमस्कार।